सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं तलहा? ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले भी खैर आफियत के साथ होंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो डॉलर की उड़ान है उसने लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। मर्दा हाँ, नींदें उड़ा भी दी हैं तलहा। और वैसे भी अगर हम बात करें तो कल की रात वैसे भी थोड़ी छोटी थी। वो कैसे? आपको पता है कि 21 जून यानी कि कल का दिन जो था वो सबसे तवील तरीन दिन था ओके साल का, और मुख्तसर रात थी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कुछ लोगों की हो सकता है खुद कहे कि नींद भी पूरी नहीं हुई या अभी हम सोए अभी उठ गए। खैर ऐसा होता नहीं है कि बहुत जस्ट मिनट्स के और सेकंड्स के टाइम का फ़र्क आता है, लेकिन ऐसा था। और आज से रातें लंबी हो जाएंगी और दिन छोटे होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 22 जून से, क्योंकि अब थोड़ा सा सर्दियों वाला टाइम पीरियड जो है वापस आ रहा है। अलबत्ता सर्दियाँ दूर दूर तक कहीं नहीं है, हल्की सी ठंड की हवा की लहर भी नहीं है शदीद। एग्जैक्टली हम वैसे मौसम बाकी ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बड़े मज़े की बारिशें हो रही हैं भाई, और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग। पकोड़े समोसों की तस्वीरें आ रही होती हैं, लेकिन हम कराची वाले गर्मी में ठंडे ठंडे शरबत के और मशरूबात के जो है मज़े ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हाय गर्मी। मैटर ऑफ द फैक्ट इज वर्दा कि जब से महंगाई का तूफान आया है उस वक्त से ही लोगों की नींदें हराम हो गई हैं। सोना मुश्किल हो गया है और नींद आती नहीं है, क्योंकि यकीनन हर इंसान का यही सोचना होता है यार कल का दिन मेरा कैसे गुजरा। खैर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात आज शुरू हो रहे हैं, सेशन दोबारा शुरू हो रहा है। IMF अपनी पेमेंट रिलीज करेगा, क्योंकि हमने तमाम तरह उनकी शराइत मान ली हैं, तमाम तरह उनकी जो बातें थी हमने उन पर एग्री कर लिया है। लेट्स सी कि उनकी पेमेंट कब आती है, डॉलर कब नीचे आएगा, सूरत हाल कब बेहतर होगी। महंगाई के साथ साथ ज़हीर अब्बास साहब पाकिस्तानी क्रिकेटिंग लेजेंड इस वक्त लंदन में अस्पताल के ICU में है। वो ट्रैवल कर रहे थे, दुबई गए तो उन्हें कोविड डायग्नोस हुआ। कोविड की वजह से उनको वहाँ वक्त गुजारना पड़ा क्वारंटीन में, और फिर उनकी तबीयत मजीद खराब होती गई। फिर वो लंदन ट्रैवल करके गए हैं, वहाँ पर उस वक्त ज़ेरे इलाज है। मैं दुआ गो हूँ उनके लिए, और उम्मीद करता हूँ जो भी लोग देख रहे हैं मुझे सुन रहे हैं वो भी उनकी सेहतयाबी के लिए, उनकी आसानी के लिए ज़रूर दुआ करें। बहुत इंपॉर्टेंट शो है हमारे पास आज वर्दा। हम डिस्कस करेंगे आमिर लियाकत साहब के केस को। आज उसकी हेयरिंग भी है, साथ साथ लीगल टीम भी होगी, और साथ साथ हमारे साथ और कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे। बाद मोहम्मद जुनेजो साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि हमारे मुल्क की मईशत खासतौर पर ज़राअत, लाइफ स्टॉक, फिशरीज कहाँ जा रहे हैं। आप साबिक सेक्रेटरी भी हैं, और भी बहुत सारे इशूज आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पर बड़ी खबर। दहशतगर्दों ने जिस आवाज को दबाना चाहा वो आज भी गूंज रही है। अमजद साबरी दुनिया में नहीं लेकिन मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। लेजेंडरी कव्वाल की यादें आज प्रोग्राम में ताजा करेंगे। मुकद्दर में जो सख्ती थी वो मर कर भी नहीं निकली, लहर जब मेरी खोदी गई तो पथरीली जमीन निकली। आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई कल होगी। लवाहिकीन अदालती हुक्म के खिलाफ आज लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए क्या, और हमारी यूनिवर्सिटीज तलबा को क्या सिखा रही हैं। आज के प्रोग्राम में तालीमी निजाम में खामियों की निशानदेही करेंगे। और साफ पानी जिंदगी की अलामत, सरकारी सरपरस्ती के बगैर भी कुछ अफराद कुछ बेहतर करने की लगन में हैं। मीठे पानी से गट साफ करने वाले वाटर डॉक्टर आ गया। जी तो देखा आपने, एक तो यूनिवर्सिटीज़ का ये हम बात करेंगे तलहा आज के। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम कोई भी डिग्री ले लें या किसी भी सब्जेक्ट में ले लें, हम जब पास आउट होते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यानी कि कॉर्पोरेट लेवल पे कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ब्लैंक हैं, हमें कुछ आता ही नहीं है। हमने जो यूनिवर्सिटी में सीखा पता नहीं क्या सीखा, सिर्फ किताबों की हद तक था। और जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको लगता है कि भाई हमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हमें सीखने का मरहला जो है वो शुरू हुआ है। यकीनन वो प्लेटफॉर्म के लोग थे अलनाफ जो आए थे हमारे शो में, उन्होंने बताया था कि हम सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं, JDs पढ़ाते हैं। आई थिंक दैट इज राइट, क्योंकि किताबों में जो है वो मार्केट में से बिल्कुल फर्क है। लेकिन हम बात करेंगे आमिर लियाकत हुसैन साहब की। आमिर लियाकत साहब अब इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन उनकी मौत भी एक मुअम्मा बन चुकी है। एक शहरी ने उनकी मौत की असल वजह जानने और पोस्टमार्टम के बगैर तदफीन को गलत फैसला करार देते हुए अदालत से रुजू किया। फिर अदालत ने कब्र कुशाई की जाए, पोस्टमार्टम किया जाए। इस वक्त केस की हेयरिंग है, क्योंकि आमिर लियाकत साहब की फैमिली फिर अदालत से अपील कर रही है और उम्मीद करिए कि अदालत से उनको इंसाफ मिलेगा। कल सुबह 9:30 बजे आमिर लियाकत की कब्र कुशाई की जाएगी। लेकिन तलहा बात यहाँ पे ये आती है कि जब अहले खाना ने मना कर दिया है, वो इस बात पे राजी नहीं है, तो क्या कोई भी ऐसी आम शख्स उठकर अपील कर देगा और इस पे कोर्ट जो है वो फैसला सुना देगी?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पावर में आई थी तो लोग समझते थे इंसाफ आम हो जाएगा, लेकिन सैडली इंसाफ का निज़ाम जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं है, वही रहा। 22 लाख केसेस पेंडिंग है, 2.5 महीने के लिए हर साल अदालतें बंद होती हैं, लोग दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं इंसाफ के हुसूल के लिए। GN कुरैशी साहब मारूफ कानूनदान है, आज नहीं और पहले भी हमारे शो में आए थे, अभी भी उन्होंने हमें टाइम दिया, मैं ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, जिस तरह हमारी लास्ट गुफ्तगू हुई थी प्रोग्राम में इसी केस के ऊपर, आपने कहा था एक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि जी दफनाने की इजाजत दी जाए, दूसरा मजिस्ट्रेट कहता है कब्र कुशाई की जाए, तो इंसाफ का निज़ाम बड़ा कंफ्यूजिंग है आम आदमी के लिए। आपको हम सलाम पेश करते हैं कि आप इस निज़ाम का हिस्सा हैं और इसके साथ चलते हैं। ये बताइए इस वक्त क्या ऑप्शंस आप देख रहे हैं आमिर लियाकत साहब की फैमिली के लिए, क्योंकि इस वक्त भी उनके केस की हियरिंग होनी है, आपसे कुछ ही लम्हों बाद उनकी हियरिंग शुरू हो जाएगी, उस वक्त भी हम रिपोर्टर से अपडेट भी लेंगे। लेकिन आप बताइए सर, क्या रास्ता लीगली अपनाना चाहिए आमिर लियाकत साहब की फैमिली को इस वक्त? तला, लास्ट टाइम हमने, मेरी आवाज आ रही है तला? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने 2 पहलुओं पर डिस्कस किया था। मैंने ये ऑर्डर जो पास हुआ पोस्टमार्टम में, जिसमें उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने का काम पड़ा है, ठीक। अच्छा, उस ऑर्डर में भी पिछले मजिस्ट्रेट का, जो कि वेकेशन के दिनों में वो वहां बैठे हुए थे, उसका जिक्र भी किया है इस मजिस्ट्रेट ने, और उस मेडिकल रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में मेडिको लीगल ऑफिसर ने लिख कर दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी नथिंग कैन बी ओपाइंड रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ। भाई, उस रिपोर्ट को और एफिडेविट को बेस बनाकर एक मजिस्ट्रेट ने बाकायदा किया, और उसे अप्रोच किसने किया था? पुलिस वालों ने अप्रोच किया था अंडर सेक्शन 174 एंड अंडर सेक्शन 176। अच्छा, उस केस में इसका जिक्र भी किया, फिर खुद ही उस ऑर्डर को कंफ्यूज कर दिया है कि मेरे ब्रदर लर्नेड जज ने ये ऑर्डर पास किया। भाई, जब ब्रदर लर्नेड जज सिटिंग ऑन द सेम पोजीशन हैज ऑलरेडी पास द ऑर्डर, आप किस तरह से उसको अनडू कर सकते हैं? नंबर 1। केसेस का रेफरेंस दिया गया है ना, मुझे बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि उन सारे केसेस में जो है ये सिचुएशन नहीं थी जिसमें पुलिस ने अप्रोच किया हो मैजिस्ट्रेट को। 3 तरीकेकार हैं कॉग्निजेंस लेने के, अपना एक्शन इस पर पोस्टमार्टम के हवाले से 174 में। एक, या मैजिस्ट्रेट हिज ओन सो मोटो एक्शन लेगा, या कोई स्ट्रेंजर उनको इन्फॉर्म करेगा, या थर्ड पार्टी कोई भी इन्फॉर्म कर सकती है, या फिर पुलिस उनको अप्रोच करेगी। पुलिस ने अप्रोच किया और वो जी कंप्लीट कीजिए। नहीं, आप करें, फिर मेरा बीच एक लेमेन सवाल ही मैं आपसे करूंगी जो मुझे एक बहुत ज्यादा हम सबको कंफ्यूज करे। आप पहले कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सवाल करती हूँ आपसे। जी, इस केस में अप्रोच किया पुलिस ने और ऑर्डर प्रॉपरली पास हो गया। जितने भी रेफरेंसेस दिए हैं उसमें किसी ने अप्रोच नहीं की थी, ना मैजिस्ट्रेट ने सो मोटो लिया, ना किसी स्ट्रेंजर ने उनको अप्रोच किया, ना पुलिस ने अप्रोच किया। उसके बाद भी जब इसको एग्जीक्यूशन के लिए बॉडी को कब्र कुशाई करने के लिए जब भी ऑर्डर पास हुआ है, तो उसमें ये चीज देखी गई है कि आया फैमिली उसमें इजाजत दे रही है या नहीं दे रही है। किसी भी बॉडी का एग्जामिनेशन करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये बेकार हो जाता है। मैस अजियत देने के अलावा और कोई चीज नहीं रहती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का केस आपके सामने है, मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करता हूँ। आप कुछ सवाल कर रही थी मुझसे पहले, वो कर जी कुरैशी साहब, मेरा यही सवाल, जैसे कि आपने यही बात कही कि एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर आप पोस्टमार्टम कर लें तो सही है, वरना उसके बाद बेकार हो जाता है। और पहली चीज़ जो एक आम का सवाल है, एक आम इंसान का सवाल है कि जब अहले खाना मना कर रही है, वो इस चीज़ के फेवर में नहीं है, तो क्या कोई भी शख्स जो उनसे, उनकी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता, उनका रिलेटिव नहीं है, ऐसे ही एक आदमी उठ के एक अपील दायर कर देगा कि पोस्टमार्टम करना चाहिए, तो कोर्ट इस पे फैसला सुना देती है? क्या ये बात सही है? क्या इसकी कोई हम रोकथाम नहीं है? क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि अहले खाना के अलावा भी कोई भी उठ के सवाल कर सकता है पोस्टमार्टम का? जी, सवाल बिल्कुल कर सकता है, ये कानून इजाजत देता है, स्पेशली पोस्टमार्टम के हवाले से। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। और फीमेल का कंसेंट जो है ना, वो लाजमी नहीं होता। लेकिन ये हम जिक्र कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम उस वक्त तदफीन से पहले वाली सिचुएशन में। लेकिन जब तदफीन हो गई तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का केस हमारी नजर में है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई अब असल जिस वक्त पोस्टमार्टम करना चाहिए था उस वक्त नहीं किया गया। अब सेकंड स्टेप पे अगर आप पोस्टमार्टम करें तो अब फैमिली का कंसेंट लाजमी है, नहीं दे रही थी। ठीक है, मोहतरमा के केस में भी पहले ये नहीं किया गया था।
और दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली अब बच्चे नए नए इस लॉ प्रोफेशन में आ रहे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट है, मेरी बड़ी उम्मीदें हैं उन बच्चों से क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ। लेकिन ओवरनाइट मशहूर होने के लिए, ओवरनाइट फेम हासिल करने के लिए वो कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं। ये बच्चा भी अभी स्टूडेंट ही है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो कि अभी इनरोल्ड हुआ है या नहीं हुआ है, जिसने ये एप्लीकेशन फाइल की और उसकी एप्लीकेशन पे ये ऑर्डर पास हुआ है। सवाल उठते हैं इस जुडिशियल सिस्टम पे। पूरा जुडिशियल सिस्टम है, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिंध क्रिमिनल कोड एक 2012 है जिसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया, उस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को अगर आप चैलेंज करेंगे तो उसके आगे वाली कोर्ट सेशन कोर्ट में करेंगे और उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन ही अलग है। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है, फिर दूसरा मैजिस्ट्रेट उसको अंडू करता है। बिल्कुल, ये तो लीगली फ्लॉज है। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, किसी भी केस में जो भी उस ऑर्डर बड़ा कंफ्यूजिंग ऑर्डर है, उसमें उनका जिक्र भी किया है पिछले ऑर्डर का, और फिर ये भी कहा कि रेफरेंसेस देके इन्होंने परमिशन दी है, लेकिन जिनमें रेफरेंसेस दिया है उनमें कहीं भी वो पोस्टमार्टम जो है पहले उससे अपना तदफीन से पहले वाली सिचुएशन में ये सिचुएशन नहीं थी। कुरैशी साहब, आपने बड़ी अच्छी आई हैं, जुडिशियल सिस्टम पर बड़े सवाल उठते हैं। आपने ये बता दिया एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को दूसरा मजिस्ट्रेट अंडू करता है। ऐसे स्टूडेंट्स आ गए हैं जो स्पॉटलाइट में आने के लिए ऐसे काम करते हैं और ऐसी अपीलें लगा देते हैं। लेकिन यकीनन लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये मजिस्ट्रेट क्या नहीं सोच रहे थे कि वो क्या करने जा रहे हैं, और जब इनको भर्ती किया जाता है तो इनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। और साथ साथ जो आपने बीबी का जिक्र किया, उनकी सालगिरह भी थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन पूरे मुल्क ने बड़े जोश जज्बे के साथ उनकी सालगिरह भी मनाई। ये बताइए कि बीबी की शहादत के वक्त क्या हुआ था? जिस तरह आपने हमें बताया कि जज ने कहा कि जिस वक्त पोस्टमार्टम होना चाहिए था उस वक्त हुआ नहीं, इसलिए अदालत ने कहा आप पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। आज भी हियरिंग चल रही है आमिर लियाकत हुसैन साहब की, क्या ऐसा ही जवाब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर जज साहब से? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से था, बल्कि बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि बीबी की शहादत के वक्त किसी ने भी अप्रोच, जो 3 स्टेप्स मैंने बताए थे ना पुलिस ने, ना स्ट्रेंजर ने, ना वो उसके खाली कहते, बिल्कुल ठीक है। इसमें तो अप्रोच किया ना, इसमें अप्रोच भी की, और अप्रोच करने के बाद पुलिस ने अप्रोच की, उसके बाद मैजिस्ट्रेट ने सेटिस्फाई होकर ऑर्डर पास किया है। उसने अपनी सेटिस्फेक्शन पे, मेडिकल रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, मेडिकल लीगल ऑफिसर ने कुछ भी कहा हो, लेकिन उसने सेटिस्फाई होकर और एफिडेविट पे सेटिस्फाई होकर उसने ऑर्डर पास। बीबी वाले केस में वहां पहले स्टेप में कोई अप्रोच नहीं हुई थी, सेकेंड स्टेप में फिर वेटेज देने लगे, कोर्ट ने वेटेज दी फैमिली को कि भाई फैमिली अब नहीं चाह रही है तो नहीं करवा, क्योंकि उसके बाद इतने दिनों के बाद अगर आप करेंगे मेडिकली 48 and 72 आवर्स के बाद पार्टी में वो जो 4 स्टेजेस है ना, रिगर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस वगैरह की, और मेडिकल लीगल ऑफिसर आपको समझा सकते हैं कि उनका कोई जवाब नहीं आ सकता, और ये महज एक बॉडी को अजियत देने वाली बात होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला अजियत से बचाए उन्हें। कुरैशी साहब, एक सवाल है, हमारे मुल्क में जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात बहुत वक्त से की जा रही है, लेकिन अफसोस के साथ 1850 के कानून आज भी इसी पाकिस्तान में लागू होते हैं। आपकी नजर में ये जुडिशियल सिस्टम कब सही होगा? क्योंकि यहाँ 22 लाख केसेस पेंडिंग है। अंग्रेज जजों को सर्दी लगती, गर्मी लगती थी तो वो जून जुलाई में बाहर जाते थे। आज पाकिस्तानी जजों को भी गर्मी लगती है और 2.5 महीनों के लिए अदालतें बंद कर दी जाती हैं। ऐसे वक्त में जहाँ 22 लाख केसेस पेंडिंग है, कब हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगे? कब मुकन्निना को ख्याल आएगा कि कानून को अपडेट भी करना है? जी तला, जैसे हमने सवाल भी उठाया, और हमने बात भी की कि हमारे जुडिशियल सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को, आपकी नाजरीन को भी एक चीज़ बता दूं कि इंसाफ जो होता है ना, वो कभी कानून नहीं होता। कानून आपका इंसाफ की बुनियाद पे या इंसाफ से हटकर बनाया जा सकता है जी। अच्छा, अब कानून बनाने वाले कौन है? देखें, जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन में, उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और उसकी जिसे कह लें ना, उसके लॉज की वजाहत तो की जा सकती है, लेकिन लॉज बनाने वाले आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये पार्लियामेंटेरियंस का, मुकन्नना का काम है कि वो कवानीन बनाए, रिफॉर्म्स बनाए और लॉज बनाए। मेरे ख्याल से आपकी जी आप वीडियो पे आ चुके हैं हमारे साथ, ये तो मैं उससे बात करता हूँ। जी जी जी, कैसे कवानीन और लॉज तो अपनी मर्जी के बन रहे हैं ना, जो अपने फेवर।
सर कानून मुकन्नना बनाता है, तशरीह अदालतें करती हैं, लेकिन सैडली कानून बनता बड़ी मुश्किल से है, बन जाता है, उसकी तशरीह कुछ डिफरेंट आ रही होती है, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती है, उस पर अमल नहीं हो रहा होता। और पाकिस्तान में हकीकत है ये वर्दा 1850s, 1870s, 1890s। कुरैशी साहब आप रोशनी डालिएगा। अब मुकन्नना कानून तो अपडेट नहीं कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि जो तशरीह है कानून की वो भी सही नहीं हो रही अदालतों से। कुरैशी साहब देखिए तलाक कानून का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो बेसिक है। मैं अपनी जॉर्गन में बताता हूँ, उसको ट्रांसलेट भी कर लेंगे। लीगल पार्लियंस में से कहते हैं सालिस पॉपुलर सुप्रीमा लेग्स, वेलफेयर ऑफ पब्लिक इज द सुप्रीम लॉ। जी आप ऑन एयर है। पब्लिक वेलफेयर ऑफ पब्लिक इज द सुप्रीम लॉ के कॉन्सेप्ट को जो है ना हमने साइड पे रख दिया है। हम जिनको हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो लॉज बनाते हैं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने कहा कि जस्टिस कैन नॉट बी अ लॉ, इट इज़ द लॉ व्हिच कैन बी जस्ट और अनजस्ट। आपने सवाल किया कि हमारे पास कवानीन ब्रिटिश दौर के हैं, बहुत पुराने बिल्कुल हैं, नामों से कुछ भी नहीं होता। असल चीज़ होती है कि उनमें अमेंडमेंट लाकर उनमें रिफॉर्म्स कितने किए गए, बहुत कम तादाद में रिफॉर्म किए गए हैं, और उसकी वजह से फिर ये जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन भी बदनाम होती है, और पूरा सिस्टम जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का है वो भी जो है क्वेश्चन मार्क पे आता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ कानूनदान जी एन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया और रोशनी आमिर लियाकत हुसैन साहब के केस में उम्मीद करते हैं कि फैमिली को इंसाफ मिलेगा। आमिर लियाकत हुसैन साहब की फैमिली चाहती है कि पोस्टमार्टम ना हो, लेकिन जिस तरह कुरैशी साहब ने बताया कि एक शख्स चला गया है अदालत में, उसने अपील कर दी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब उनका पोस्टमार्टम वक्त पे नहीं हुआ तो फिर बाद में होने का भी कोई फायदा नहीं है। मेडिकल लीगल ऑफिसर आपको समझाएंगे लीगल टर्म्स में और टेक्निकल टर्म्स में क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत सारी चीजें बॉडी में डाइल्यूट हो जाती हैं और उनको ढूंढना वर्दा मुश्किल हो जाता है। और यही बात है, जैसे कि कुरैशी साहब ने भी कहा कि एक फेम गेम के लिए रातों रात ओवरनाइट फेम हासिल करने के लिए इस तरह से किसी की बॉडी को अजियत पहुंचाना, फैमिली के जज्बात से खेलना, ये बहुत गलत बात है। खैर, एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है वर्दा, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई शक नहीं है। साबिक सेक्रेटरी सिंध के लाइफ स्टॉक एंड फिशरी डॉक्टर बाज मोहम्मद जुनेजो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और डॉक्टर साहब ने एक खत भी लिखा है वजीर आजम पाकिस्तान को, और उसमें वाज़े लिख दिया है लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ द सेक्टर। ऐसा लगता है कि लावारिस तरीके से हमने अपने किसानों को छोड़ दिया है, अपनी ज़राअत को छोड़ दिया है, अपने खेतों को छोड़ दिया है। डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे। उनका यह कहना है कि पॉलिसी नहीं है। उनका इस लेटर में कहना है कि प्रोडक्शन पॉलिसीज पे एग्जीक्यूशन नहीं है, रिड्यूस प्रोविजन फॉर फैसिलिटीज, और यकीनन उन्होंने जो इश्यूज हाईलाइट किए हैं वो इस वक्त मईशत को सीधी राह पर ला सकते हैं। डॉक्टर जुनेजो, मुझे ये बताइए सर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, हम आगे कैसे बढ़े इस मुल्क को लेकर? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह साईं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया और बोल टीवी वालों को मौका दिया कि एक अच्छे सेक्टर पे जिसकी तरक्की जो होगी तो उसमें मुल्क की तरक्की होगी, तो उस पर बात करने का किया है। उसके बाद मैं बोल टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका दिया कि मैं इस पे बात कर सकूं। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे आपने बताया बड़ा अहमियत का हामिल है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक बड़ा वसी सेक्टर है। इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर की एडीपी में जो हिस्सा है वो 23% तक एडीपी में एग्रीकल्चर आता है। उसके बाद जो 40% तक जो सर्विस मुहैया करती है, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट देती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक क्रॉप्स, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये इसमें आ जाते हैं। और मैं थोड़ा इसमें एक और अहम बात करूंगा कि कुदरत ने, नेचर ने पाकिस्तान को बड़ा नवाजा है। बेशक आप देखें हमारे पास 4 मौसमें हैं,
हमारे पास मीठा पानी है, हमारी ज़मीन सरखेज़ है, हमारे पास लाइव स्टॉक ब्रीड्स बड़े अच्छे हैं, हमारे पास पोटेंशियल बड़ा मेरीन फिशरीज़ में और इनलैंड फिशरीज़ में है। इस पे हम सब सेक्टर इनको कहते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, इन पे सब पे हमें काम करना चाहिए। जैसे आपने फरमाया कि लेक ऑफ ओनरशिप है, इसमें सिर्फ सरबराहान की लेक ऑफ ओनरशिप नहीं है, इसमें सारे स्टेक होल्डर आ जाते हैं। इसमें सरबराहान से लेके, क्योंकि बड़ा स्टेक होल्डर तो सरबराह है, जैसे CM है, PM है या मिनिस्टर साहब है, वो हैं। तो उस दूसरे जो महकमे काम करते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक्सटेंशन महकमे काम करते हैं, रिसर्च के महकमे काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं, और जो फार्मर है खुद वो भी इसमें जो लेक ऑफ ओनरशिप है उसमें आता है। अगर फार्मर ये समझे कि मैं जो भी काम करता हूँ, छोटे में छोटा फार्मर समझे कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं समझूंगा कि जो तरक्की आ रही है एग्रीकल्चर में ये मेरी वजह से आ रही है, या जो तरक्की होगी वो मेरे काम के वजह से होगी, तब ये ओनरशिप डेवलप होगी। तो ये ओनरशिप होना बड़ा जरूरी है सबके लिए, सब स्टेक होल्डरों के लिए। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं, सब एक्सटेंशन का इसमें एफर्ट है, एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट का है, एजुकेशन का है, प्लानिंग का है, सबके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जब होंगे तब जाके इसमें डेवलपमेंट आएगी। इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, पर अगर आप मुल्कों की तरक्की को देखेंगे कि जैसे चाइना है, इंडिया है, USA है, उसमें जो एकरेज है एग्रीकल्चर, अंडर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, इंडिया नंबर 2 पे है। और प्रोडक्शन के लिहाज से देखेंगे आप कि चाइना नंबर 1 पे है, फिर USA नंबर 2 पे है। डॉक्टर बाज मोहम्मद जुनेजो साहब, हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर की जमीनों पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, आम के बाग खत्म किए जा रहे हैं। मुझे तो मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है? अच्छा, अभी आप सही कह रहे हैं कि इसमें बनने जा रहे हैं, पर जो भी जहां भी एग्रीकल्चर हो रहा है, देखें इसमें नहीं आप कुछ कर सकते हैं, नहीं हम कुछ कर सकते हैं। हम अभी वो बात करें जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। अभी लैंड की मैं शुरुआत करता हूं कि मैं आपको मिसाल देता हूं ऑस्ट्रेलिया का। अगर ऑस्ट्रेलिया का हम मिसाल लेते हैं तो लोग कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया का मिसाल दे रहे हैं। मैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में देख के आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में लैंड यूज प्रॉपर की गई है, जोनिंग हुई है, प्रोडक्शन के जोन्स बनाए गए हैं। एक एग्रीकल्चर का जोन है, क्योंकि उनके पास कॉस्टली इनपुट ऑस्ट्रेलिया में लैंड और वाटर है। जहां प्लेन लैंड ज्यादा है उसको एग्रीकल्चर जोन किया गया है, और एग्रीकल्चर जोन में फिर एक और जोन बनाया गया है जिसमें कॉस्टली फ्रूट्स और ये कॉस्टली क्रॉप्स उगाते हैं जो सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और वो जुनेजो साहब, ये तो सब इस वजह से है क्योंकि वहाँ की मैनेजमेंट सही है ना, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से जोन बना रही है। हमारे यहाँ तो करप्शन इतनी है, ओनरशिप मालिक है, वाली वारिस है, हम तो लावारिस हैं। हमारे तो डॉक्टर बाज मोहम्मद जुनेजो, साबिक सेक्रेटरी सिंध लाइव स्टॉक एंड फिशरीज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस टाइम। आज वक्त हमारे पास कम था, फिर किसी दिन आपको अपने स्टूडियो में बिठाएंगे और प्रॉपर्ली एग्रीकल्चर को और इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। रिप्लाई आ जाएगा वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि उन्होंने खत तो लिख दिया है। वज़ीर आज़म शायद उनके खत पे एक्शन ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो IMF के अलावा किसी और के खत पे एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। ओनली IMF। लेकिन हम हमेशा से एग्रीकल्चर को, इकोनॉमी को डिस्कस करते आए हैं, एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इज एजुकेशन। हमने आपको इस तरह प्रोग्राम में बताया भी था। बिल्कुल, एजुकेशन पे हम बात करें कि पाकिस्तान में आज से 15 साल पहले 59 यूनिवर्सिटीज थी, और जबकि 2018 तक इनकी तादाद 128 और अब तकरीबन 150 के करीब हो चुकी है। लेकिन जहां से हम हर साल लातादाद डॉक्टर्स, सिविल इंजीनियर्स और दूसरे डिफरेंट जो शोबे हैं वहाँ से पास आउट करते हैं लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं और दीगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। बहुत से नौजवान जब इन चीज़ों से निकल के, यूनिवर्सिटी से निकल के किसी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं या किसी जॉब की तरफ जाते हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उनको लगता है कि भाई ग्राउंड पे आके तो उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, जो उनकी पढ़ाई थी वो बिल्कुल जीरो थी। उनको अब लग रहा है कि अब हम सीखने की तरफ आए हैं। ये एक सबसे बड़ा मसला है। इसके बारे में क्या किया जाए, बच्चों
लोगों को अच्छे स्कूल से तालीम दिलवाएं, मैट्रिक करवाएं, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी से भेजें, लेकिन उसके बाद भी जब हम इन मसाइल का शिकार हों तो ये शिकायत क्यों आती है? इस बारे में बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे गेस्ट हैं आसिफ शेख जावेद साहब KCCI से, और जेसिका जेनेट जरार हैं हमारे पास, एजुकेशनिस्ट। वेलकम टू दुनिया बोल है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो मसले तो आपने सुन लिए हमारे सारे, क्या है कि जी ऐसा क्यों होता है कि जब कोई स्टूडेंट पास आउट करता है तो ऐसा क्यों लगता है कि वो ब्लैंक है, उसने कुछ सीखा ही नहीं है? आसिफ साहब, आपसे लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने इनसे ये सवाल किया। आप DHA सुफा में डायरेक्टर प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हैं, आप स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहती हैं। हमेशा से ये कहा जाता है स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन इज बेटर देन अ बुकवर्म। किताबों के अंदर जो लिखा है और जो मार्केट में है बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ये है कि देखें, एक्सपोजर इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच स्टूडेंट शुड हैव। ठीक है, हम लोग जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, फॉर एग्जांपल बच्चा अगर इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस का है, डॉक्टर का है, मास्टर्स इंग्लिश में किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, तो इंडस्ट्री की जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं जब वो मास्टर्स करके निकलता है। लेकिन एक वर्ड मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, अ कंप्लीट पैकेज। प्रोफेशनली एंड पर्सनली एक बच्चे को, स्टूडेंट को ग्रूम्ड होना चाहिए है। हम उसके ऊपर एज टीचर्स, एज हेड्स, एज मैनेजमेंट कितना फोकस करते हैं। अगर तो नहीं करते तो वी शुड फोकस ऑन इट। ठीक है, अभी कुछ टाइम से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो अपना इंडस्ट्री से लिंकेज स्ट्रॉन्ग करने का बहुत ट्रेंड आ गया है और फैसला भी गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ लैकिंग है। जिस जोश से या जिस पावर से वो लिंकेज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, या कर नहीं पा रहे, या वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही, या लोग जो ऐसी पोजीशन से बैठे हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर लिंकेज करें, वो उनके शायद कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, या वो इनका इंटरेस्ट नहीं है, या उनकी तरफ जो है वो इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि वो लिंकेज, वो गैप फिल कर सकें। ठीक है, पहली तो ये चीज़ कि वो गैप फिल होना चाहिए। दूसरा, ऑलवेज से अ कंप्लीट पैकेज, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी मोटिवेशन, उसका एंथुजियाज्म, अपार्ट फ्रॉम दैट उसका जो नॉलेज है अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर की। जो फैकल्टी हायर हम करते हैं, एक तो उसके ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया जाए कि वो अच्छी फैकल्टी हो जो कि खुद भी वेल ग्रूम्ड हो, सिर्फ नॉलेज में नहीं, दूसरी चीज़ों में भी, जो कि वो, क्योंकि देखें एक टीचर एक सब्जेक्ट को मोहब्बत करवा सकता है और हेट भी करवा सकता है। अ टीचर हैज़ द पावर टू डू दैट यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट और यू विल फॉल, यू विल हेट द सब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो टीचर के अंदर वो एंथुजियाज्म है तो वो ट्रांसफ़र करेगा, नहीं है तो वो बच्चा उसमें लैक कर जाएगा। दूसरी बात है कि नॉलेज तो बच्चा ले लेता है, लेकिन एक्सपोजर, एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, ये जर्नलिज्म की फील्ड है। यूजुअली इंटरनेशनल रिलेशंस के बच्चे और इंग्लिश के बच्चे जो है, मास कम्युनिकेशन के बच्चे, मीडिया साइंस, इसको ऑप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आना, कैमरा फेस करना इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बच्चे के पास अगर कॉन्क्रीट नॉलेज है, इवन अ पोजीशन होल्डर, क्या यहाँ पे बैठ के उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आपसे बात कर सके? कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके पास। लेकिन अगर बैक एंड भी काम करें, प्रोडक्शन में भी काम करें, सब कुछ पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं, कैमरा एंगल, लाइटिंग, फिल्मिंग, एवरीथिंग, लेकिन उसके बाद भी जब वो ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आती है। इसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर विच स्टैंड्स फॉर PDC, ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ इट, जिसके लिए मैं अभी डायरेक्टर हूँ एट द DHA सुफा यूनिवर्सिटी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर का काम क्या है? वर्कशॉप्स कराना, सेमिनार्स कराना, ट्रेनिंग सेशंस कराना, कॉर्पोरेट लिंकेजेस सेटअप करना, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप्स ऑफर होती हैं जिसके अंदर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, फैकल्टी के लिए भी ट्रेनिंग है। आसिफ साहब क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द बिजनेस हाउसेज। बिजनेस हाउस में क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक MBA के स्टूडेंट को मैं हायर करने जा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ एटलीस्ट ही विल बी नोइंग व्हाट इज द बिल ऑफ लेडिंग, ही विल बी नोइंग व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट, ही विल बी नोइंग व्हाट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि जब हमारे पास लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई तालीमी काबिलियत में कमी होती है, वो बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ के आए होते हैं, बहुत अच्छे इदारों से पढ़ के आए होते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं बिज़नेस की, मैं सिर्फ बिज़नेस की बात कर रहा हूँ इस वक्त क्योंकि मेरा ताल्लुक KCCI से और बिज़नेस सेक्टर से, तो अगर हम समझते हैं कि इन्हें कुछ बिज़नेस का पता होगा तो वो 10% पे होते हैं, एटलीस्ट उन्हें 55 या 60% पे होना चाहिए जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हैं। क्योंकि देखिए 100% या 90%, 80% पे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती, वो एक्सपीरियंस होता है, वो काम करने से होता है। लेकिन अगर आप 10% लेकर आ रहे होंगे, आपको ये नहीं पता कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, या कभी बिल ऑफ लेडिंग स्टूडेंट ने देखा ही नहीं है,
मैं आपको बताऊं, एक कराची की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने विजिट किया कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स को, और जब मैंने बताया कि जी मेरा ताल्लुक कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से है, तो जो डीन उनको हेड कर रहे थे वो बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या है, कहाँ है और क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। तो अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि कराची में रहते हुए कि कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो आप समझे कि वो क्या पढ़ा रहे हैं फिर। देखिए, इसके लिए ज़रूरी बात यह है, एक तो मैं इसको भी मैं डिनाई करता हूँ क्योंकि लोग मेरी बातों से इंप्रेशन लेते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक बिजनेस से है, तो लोग समझते हैं कि सिर्फ ये चाहता है कि भाई लोग कारोबार, ऐसा नहीं हो सकता। 22 करोड़ लोग कारोबार नहीं कर सकते हमें, और जो कारोबार करें उनको भी लोग चाहिए काम करने। लेकिन अगर मैं जहन में ये सोच लूँ, यूनिवर्सिटी के गेट से निकलने से पहले सोच लूँ कि मुझे ढूंढनी नौकरी, ऐसा नहीं होगा। आप ऑप्शन खुले रखें, आप बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस करें, इतना थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी लोगों को होना चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट सिर्फ यही चाह रहा है कि जो मुझे फौरी तौर पे कोई 45,000 50,000 की सैलरी पर मंथ मिल जाए और मैं कुछ भी रिस्क पे ना लगाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा से क्या कहता हूं कि आप बिज़नेस करने की भी कोशिश करें और जॉब करने की भी कोशिश करें। अगर कर सकते हैं तो बिज़नेस बेहतर बात है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने, जैसे हम शिकायत करते हैं कि अप टू द मार्क नहीं है स्टूडेंट्स, तो जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, देखिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। एग्जैक्टली। बेसिकली मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि बड़े बड़े लर्नेड टीचर, काबिल लोग, नॉलेजेबल भी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता जिन चीज़ों के मैंने नाम लिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं दावे से कहता हूं कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर देमसेल्व्स, दे डोंट नो कि व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द बिल ऑफ लीडिंग एंड व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ द बिल ऑफ लीडिंग। दे हैव नेवर गॉन थ्रू दैट। तो क्या फिर पढ़ा रहे हैं हम? फिर यही होता है कि वो कहते हैं कि जी जब इंटर्नशिप के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी से आती हैं कि जी हम 100 लड़के रख लें या 100 लड़कियाँ रख, किसी को कुछ नहीं पता। अगर BBA का स्टूडेंट है, आप बहुत हैरान होंगे सुन के कि BBA के स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उन्हें मालूम नहीं था कि बैंकर्स चेक में और कंपनी के चेक में क्या डिफरेंस। अब आप सोचें कि ये BBA का स्टूडेंट है, उसको नहीं पता कि व्हाट इज द बैंकर्स चेक और सॉल्यूशन अभी तक हम क्यों नहीं निकाल पाए? सॉल्यूशन नहीं, ट्रेनिंग आपने कहा, सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या होता है कि हमारे बहुत सारे लोग इंडस्ट्री की साइड से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं इंस्टीट्यूशन, तो उनको यूनिवर्सिटीज यूटिलाइज करें। देखिए यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए ना कि वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, वो हमें बोर्ड पे लेते हैं हमारे लोगों को, तो उनको यूटिलाइज भी करें, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी लें। एक बात। दूसरी चीज़ ये, मैं इसको क्या समझता हूँ, ये वाइस वर्सा होना चाहिए। इधर से भी लोग वहाँ जाएं, बिजनेस इंस्टीट्यूशन में, चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाएं, एसोसिएशंस में जाएं, वो भी सीखें कि भाई क्या हो रहा है। बहुत कम है, आप बताएं जल्दी से कि रिकमेंडेशंस। हाँ, कि क्या रिकमेंडेशंस। एक तो कैरियर काउंसलिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा गलत फील्ड्स ऑप्ट करते हैं जिसकी उनको मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो कैरियर काउंसलिंग। नंबर 2 इज़ फैकल्टी ट्रेनिंग। नंबर 3 इज़ द एक्सपोजर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों को सिर्फ क्लासरूम में बिठा के आप पढ़ाते हो, अपनी यूनिवर्सिटी में आप सेमिनार्स कराओ, बच्चों को कॉन्फ्रेंसेस के लिए लेके जाओ, इंटरनेशनली बच्चों को लेके जाओ, वो जब दूसरों को बोलते देखेंगे तो खुद भी सीखेंगे। सही। और इंटर्नशिप्स। KCCI से जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि कैरियर काउंसलिंग और जॉब फेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में कराए जाएं, ताकि बच्चे 1 महीने की 2 महीने की इंटर्नशिप करें और ग्राउंड पे जाएं और ग्राउंड पे जाके सीख करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही एक सेकंड मैं चाहता हूं कि बिजनेस और फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिपिंग एज रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। एग्जैक्टली, शिपिंग एज रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। पायलट आसिफ शेख साहब KCCI से और जेसिका जैनेट जरार हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। जिक्र करेंगे अमजद साबरी साहब का, उनकी यादें ताज़ा करें, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अमजद साबरी, एक ऐसा नाम, एक ऐसा बाप जो तमाम तो हो गया, लेकिन आज तक हर पाकिस्तानी के दिल में वो जिंदा है। उनकी आवाज़ आज भी गूंज रही है। और 6 साल पहले आज ही के दिन कराची के लियाकताबाद में उनको दहशत गर्दों ने
निशाना बनाया था वर्दा। बिल्कुल हमसे जुदा कर दिया गया था, हम सबके भाई प्यारे अमजद भाई हमसे छीन लिए गए थे। अमजद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी और उन्हें टारगेट किलिंग में शहीद किया गया था। बाद में तहकीकात और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी उसकी, लेकिन जो नुकसान हमारा हुआ और हमारे मुल्क का हुआ उसका इजाला मुमकिन ही नहीं है। मैं तो शायद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अमजद साबरी जैसी आवाज़, उन जैसी शख्सियत कोई नहीं आ सकती, उन जैसा इंसान कोई भी नहीं हो सकता। मारने वाले को पता ही नहीं था कि उसने किसको मार दिया, किसको हमसे छीन लिया। इतना प्यारा, इतना मोहब्बत करने वाला शख्स। बारे में मज़ीद हम बात करेंगे। साबरी ब्रदर्स की लेगेसी को आगे भी बढ़ा रहे हैं, उनके साहबजादे हैं, उनके भाई हैं, और आज उनके भाई हमारे साथ हैं। तलहा साबरी, इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और आज अमजद भाई को हमसे बिछड़े 6 बरस हो चुके हैं। हम इनकी बात कर रहे थे इनको शहीद करने की, तो क्या अभी तक कातिल पकड़े गए हैं, इनको सज़ा हुई है? जी कातिल तो पकड़े जा चुके हैं और उनको सज़ा भी अनाउंस हो चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक उनको सज़ा हुई नहीं है। यानी कि अनाउंस कर दी गई, सज़ा अभी तक हुई नहीं है। ये अभी तक एक इंसाफ का अमल जो हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस करें, इंसाफ का उसूल बड़ा मुश्किल है तलहा भाई। जी बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अभी अदालतों में, केसेस में? कोई प्रेशर तो नहीं आया आपके ऊपर? नहीं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि सभी गवर्नमेंट ने, पूरी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया, हर जगह हमारे साथ रही। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का भी। सबने सपोर्ट किया, सबने बहुत हमें सपोर्ट किया। सही। अच्छा, अब एक बात है कि साबरी ब्रदर्स का नाम सब लोग जानते हैं, बहुत मशहूर है, लेकिन मार्केट में कुछ फेक साबरी ब्रदर्स भी हैं जो आप लोगों का नाम लेके आगे आते हैं। ऐसा है, काफ़ी लोग सुनने में आ रहे हैं, शिकायत भी हो रही है इस चीज़ की, ऐसा है? जी बहुत सारी कॉल्स मेरे पास भी आई हैं। कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा कि पता नहीं कौन कौन से साबरी। अमजद भाई की शहादत के बाद से मेरे बहुत सारे रिश्तेदार पैदा हो गए कि पता ही नहीं चल पा रहा है। तरह तरह की कॉल। उससे होता ये कि बेसिकली हमारा नुकसान होता है ना। तो ये मैं आपके चैनल की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि फेक साबरीज को मैं बताना चाहूँगा, बल्कि कि मैंने अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा। अमजद साबरी साहब की यादें, आज भी आप हमारे साथ बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि इतने साल गुजर गए, लेकिन अमजद साबरी साहब का नाम आज भी जिंदा है, हर किसी के दिल में उनकी आवाज़ जिंदा है। कुछ उनकी यादें, कुछ उनके बारे में हमें बताइए। भाई देखिए, मैं आपको अपना रिलेशन अगर उनसे बताऊं तो वो मेरे लिए तो मेरे बाप भी थे, मेरे बड़े भाई तो थे ही थे, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और हर तरीके से वो मुझे सिखाते थे, बताते थे सारी चीज़ों के बारे में। मुझे सुबह उठा देना, फजर के वक्त रियाज कराना, सारी चीज़ें। सुबह फजर के टाइम मुझे उठा के कह देना, चलो वो उठो, पहले नमाज अदा करो और उसके बाद आ जाओ ज़रा। अच्छा, उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद नहीं है, वरना मैं ज़रूर बताती कि उनके साहबजादे की आवाज़ अमजद भाई से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। तो अच्छा, इनकी एक लेगेसी को भी आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। साबरी ब्रदर्स का पूरा एक नाम है, तो कौन कौन उनके साहबजादे हैं? तो आप हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और आपके ख़ानदान से कौन इस तरफ? भाई देखें, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरे भतीजे हैं मुजद्दिद साबरी, और यूके में मेरे भतीजे होते हैं ताहा साबरी, वो यूके से, वो यूके से कर रहे हैं। आजकल वो आए हुए हैं पाकिस्तान में शोज़ वगैरह के सिलसिले में। सही। और मेरे एक भांजे भी कर रहे हैं। हम लोग सब अपने अपने तरीके से लगे हुए, हम लोग सब साथ में भी करते हैं और अलग अलग भी करते हैं। ये बताइए कि फजर की नमाज पढ़ के जब वो कहते थे आ जाओ जरा, उसके बाद क्या होता था? जरा वो भी बस उसके बाद वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि सा का सुर दबा के वो मुझसे कहते थे कि आधा घंटे तक आपने बस यही टिके रहना है, सा पे रहना है। जी, सा पे रहना है, यानी आधे घंटे तक आप सा सा बिल्कुल सा। मैं आपको करके बता दूं, प्लीज। सा। अब इसी लेवल में मेरी आवाज रहनी चाहिए, इसी लेवल में आधे घंटे तक। आधे घंटे तक सेम पेज? मैक्सिमम आधे घंटे तक इसी इसमें रहनी चाहिए। अच्छा, और अपने साहबजादे को भी वो ऐसे ही सिखाते थे? आप लोग सब साथ ही बैठ के सीखते थे? बिल्कुल साथ। उनके साहबजादे उस वक्त बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन हम लोग सब साथ में बैठ के, हमारे वालिद साहब, मैं उस वक्त बहुत छोटा हुआ करता था, तो वो अमजद भाई को, क्या उम्र थी मेरी, मैं उस वक्त, जिस वक्त मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, मैं हार्डली 9 बरस का हूँगा। अच्छा, नहीं, जब से आपने सीखना शुरू किया, कि अमजद भाई ने तो 12 साल की उम्र से शुरू किया था सीखना, तो आपकी उम्र क्या जिस वक्त आपने सीखना शुरू किया, और उनके साहबजादे की? मेरी उम्र 15 थी, और बेटे तो उनके मेरे ख्याल 5 या 6 साल के होंगे। दरअसल हर किसी की फैमिली में यही ख्वाहिश होगी कि यार मैं भी पैसा बनूं, मैं भी पैसा बनूं, मुकाबला अभी भी मैंने आपके सामने नाम लिए ना, हाँ,
ये सब देख के यार हम भी अमजद भाई जैसे बनेंगे, हम भी अमजद भाई जैसा बनेंगे। अमजद भाई थे ही ऐसे कि अच्छा ऐसी कोई बात, जैसे कि हम ब्रेक में जिक्र कर रहे थे, आपसे मेरी बात हो रही थी कि कोई एक ऐसी बात अमजद भाई की जिन्होंने आपसे कही हो और बार बार वो आपको कहते हो कि ये करना है, लेकिन होता है ना कि जब हमारे साथ कोई एक शख्स होता है तो हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन उनके जाने के बाद हमें अंदाज़ा होता है और उनकी बात को हम गिरहा बांध लेते हैं अपने से। ऐसी कोई कुछ उनकी कोई सीख जो आप अमल करते हैं इस पर? अब अमजद भाई की हर बात पे मैं बहुत ज़्यादा अमल करता हूँ। मैं बस अमजद भाई का रियाज़ कराना, और वो जब फ्रेंडशिप मॉल में होते थे, हमारे यहाँ एक हमारा ड्राइंग रूम है, वहाँ हमारे पास प्लास्टिक की बॉल हुआ करती थी, वहाँ हम बैठ के क्रिकेट खेला करते थे दोनों भाई। प्लास्टिक की बॉल से? प्लास्टिक की बॉल से। Oh my God. और हमारे प्लेयर्स भी 10-10 होते थे जो टीमों में खेलते थे, उन सब के नाम होते थे। तो बस रियाज वगैरह कराने के बाद इन चीज़ों में भी बहुत वो करते थे। इस वक्त फैमिली में सबसे करीब अमजद साबरी से कौन है, आवाज़ और स्किल के हवाले से आपकी नज़र में? अगर मैं सच कहूँ तो लोग आपका नाम लेते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत करीब है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अमजद साबरी आ गए। ये तो बस अल्लाह ताला की करम नवाजी है, हम तो इन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कलाम सुन ले इनसे तला? क्यों नहीं, क्यों नहीं। कोई एक अमजद भाई का कोई कलाम अगर हाँ। सुबह का वक्त है, थोड़ा मुश्किल होता है, आपको गला थोड़ा गर्म करना पड़ता है। हाँ, आपको पता है हमारे लिए जरा सुबह बड़ा प्रॉब्लम होती है। मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। तो अगर आसानी से कुछ एक शेर ही पढ़ देना, हम खुश हो जाएंगे। चले मैं कोशिश करता हूँ, एक शेर आपको सुना दूँ। बिस्मिल्लाह। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, सुभान अल्लाह। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। सुभान अल्लाह। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन साबरी साहब की यादें आपने हमारे दिलों में जिंदा कर दी। इस वक्त साबरी साहब के पैगाम को, अमजद भाई के पैगाम को अगर हमने दुनिया में जिंदा रखना है, आगे लेकर बढ़ना है, और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उस मिशन को आगे बढ़ाएं। कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं और क्या आपके मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं? किस तरीके से हम वापस कराची को अमन का गहवारा बनाएंगे? क्राइम, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, मुआशी हालात बड़े शदीद हैं। इस दौर में अगर अमजद साबरी साहब हमारे दरमियान होते तो तला भाई क्या करते, मुझे ये बताइए। अमजद भाई तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम करते, वो हमेशा से इन चीज़ों में बहुत आगे, वो बहुत अमन पसंद। कराची में वो बहुत किसी भी तरीके से क्रिकेट मैचेस कराना, अपने शोज़ के ज़रिए, क्रिकेट मैचेस के ज़रिए और भी प्रोग्रामों के ज़रिए वो कराची में अमन फैलाते। और इस वक्त अब देख रहे हैं लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, डॉलर कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, बिजली कहाँ है, गैस कहाँ है। आपको भी मुश्किलात होती होंगी? जाहिर सी बात है, हम भी इसी माशरे में रहते हैं, हमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। क्या मशवरा देंगे लोगों को? हाउ डू दे सर्वाइव? किस तरह वो इस मुश्किल घड़ी में मुकाबला करें हालात का? भाई देखें, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको कानून की पासदारी करना चाहिए। ये कुछ अरसे की परेशानी है, अगर वो ये कर लेंगे ना तो आप यकीन कीजिए हमारा मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। मैं देखता हूँ, रात को भी मैंने देखा था कि शॉप्स वगैरह हमारे शॉपकीपर बंद हो रहे हैं, लेकिन पुलिस आती है, मोबाइल आती है, वो देख लेती है, भाई शॉपकीपर वगैरह देख लेते हैं, तो वो उनको देख के लाइट्स ऑफ कर दी, आधा शटर गिरा दिया, और जैसे मोबाइल गए उसके बाद दोबारा, या फिर चाय पानी दे दिया, या फिर ये बहुत जगह देखा जा रहा है। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ इंसाफ का निज़ाम कुछ ऐसा है कि जहाँ नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा का निकाहनामा अदालत नहीं मानती। भाई पे बनवाते क्यों है हम लोग यार, मुझे ये बता दें आप लोग कि हम क्यों कहते हैं कि नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, डोमिसाइल। मेरा ये सवाल है कि नादरा बनाया क्यों है? नादरा बनाया क्यों है भाई? वो सोचने की बात है। दुआ ज़हरा वाले केस में बात वाज़ेह हो गई कि अदालत ने बोल दिया कि हम मानते नहीं नादरा के डॉक्यूमेंट्स को, आप जाएं डीएनए कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। वो कह रहे हैं 14 साल हमारी शादी को नहीं हुई, आप कह रहे हैं बच्ची 16 साल की है। अब आपने बात की मेरी, आपको पता है अल्लाह का 4 लोग मुझे भी जानते हैं भाई की वजह से, तो मैंने कुछ शॉपकीपर्स वगैरह से बात की
कि यार आप लोग क्यों नहीं करते हो ऐसा, आप लोग मानो ना, कानून की पासदारी करो। वो कहने लगे तैला भाई हम लोग यार मगरिब के बाद तो दुकानें खोलते हैं, सही माने में हमारा निजाम ही उल्टा है। हमारा निजाम ही उल्टा है। गर्मी कितनी है और गर्मी कितनी है, निकलते ही तब असर के बाद थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, फिर वो मार्केट का रुख करते हैं, फिर वो मार्केट का रुख करते हैं बेसिकली। तैला भाई आप बताएं कि आप किस तरह की मौसीकी करते हैं, किस तरह के ज़्यादातर आप कव्वाली की तरफ जाते हैं, गज़लों की तरफ होते हैं आप भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका माशाल्लाह नाम है, आप भी काफ़ी पढ़ते हैं। मुझे सवाल से लग रहा है कि आप पॉप, क्लासिक, रॉक या कोई ट्रांस वगैरह तो नहीं पसंद करते हैं? बस में एक ज़माने में जुनून ग्रुप को बहुत पसंद करता था। ऑफ कोर्स, जुनून का कौन फैन नहीं था भाईजान, जवानी के दिनों में तो पुरानी जीन्स का जमाना था और वही जुनून। मैं जुनून को बहुत पसंद करता था और अमजद भाई ने मेरी मैरिज पे खास तौर पे उनको इनवाइट किया था। अमजद भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई क्या करना है, क्या करना है, तो मैंने कहा था कि भाई मुझे तो जुनून ग्रुप को सुनना है। जुनून ग्रुप, और ये आपका गिफ्ट हो गया शादी का। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को आपने इतनी चार चांद लगाया और हमारे शो की इज्जत अफजाई की। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला अमजद साबरी के सदके हमारे मुल्क की मुश्किलात आसान फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन आज वो जिंदा हैं हमारे दिलों में, उनकी आवाज़ जिंदा है और हम बड़े मशकूर हैं उनके भाई के जो आए हमारे साथ। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे अपने शो में और कुछ जिक्र करेंगे अब आपकी फेवरेट सेगमेंट का। मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। Not my words, her words। हम तलहा के कहरे पे हम थोड़ी सी हेलो हाय कर लेते सितारों से, क्योंकि काफी दिन हो गए तलहा नहीं आपने बोला कि काफी दिन हो गए, तलहा बड़ा मिस कर रहे थे कि भाई बॉल प्रेडिक्शंस नहीं है और 9 ऑफ कप्स और वॉन्ड शॉन्ड्स नहीं आ रहे। वो तलवारें मिस कर रहा था मैं, टेंटिकल्स, पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल और बहुत कुछ। उनसा शाह, वेलकम टू दुनिया बोल है। बड़े दिन हो गए, आपकी शक्ल आज नजर आ गई, ज़ियारत हो गई आपकी। कैसी हैं उनसा? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। उनसा आज मैं आपसे पर्टिकुलरली कोई सवाल नहीं करूँ क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, महंगाई मजीद होनी है, हुकूमत का कुछ नहीं होना है, खान साहब ने धरने देने हैं, कोर्ट का वेट करें। आज आप मुझे ये बताइए, नॉर्मल ज़ोडिएक साइन जैसे कि अगर हम टॉरस की बात करें, हम लियो की बात करें, आपका ज़ोडिएक साइन क्या है तला? पर्सनल सवाल ऑन एयर। तो आप ये बताएं कि इनके हवाले से कुछ बताएं कि आजकल क्या सूरत हाल चल रही है इन सितारों की, किसको क्या करना चाहिए, कहाँ एहतियात करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए? देखें हर स्टार की अपनी पोजीशन है। एरीज से लेकर पाइसेस 12 स्टार्स हैं। मुझे नहीं पता आप क्या स्टार हैं। चलिए क्विकली स्टार्ट करें, कैप्रिकॉन से स्टार्ट करते हैं, हम तमाम ज़ोडिएक साइंस को कवर करेंगे, लेकिन क्विकली कोई एक छोटी छोटी सी बात जो इंपॉर्टेंट हो उनके हवाले से बताएं, हमारे व्यूअर्स को कोई फायदा हो। जी, कैप्रिकॉन से स्टार्ट करें तो उनकी जो एनर्जी है, मुझे लगता है कि उनको ट्रस्ट लेवल बहुत कम है, लोगों पे ट्रस्ट बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज नज़र आ रहे हैं आजकल जो है वो, हर बात पर नुक्ताचीनी करना। तो थोड़ा सा अपने जहन को खुला रखना चाहिए, अगर इतना ज़्यादा शक करेंगे तो ज़ाहिर है लोग उनसे दूर होते जाएंगे। अच्छा, ये कैप्रिकॉन के लिए आपने कहा। जी अच्छा, एरीज पे आ जाए। एरीज पे आ जाते हैं। एरीज वालों को दोस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पार्टनरशिप की ज़्यादा ज़रूरत है, कॉपरेशन, हेल्प, किसी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो एरीज वाले जो हैं अगर कारोबार भी करते हैं या पर्सनल लाइफ में भी या तो मुझे नज़र आता है कि थोड़ा दोस्त बनाएं, अपनी बातें जो है वो उनके साथ शेयर करें तो काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी, कारोबारी लिहाज से भी और पर्सनल लाइफ के लिहाज से भी। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस मुझे लगता है कि उनको जो है वो चांसेस लेने चाहिए, वो डरते हैं, हर बात से डरते हैं, तो थोड़ा सा उनको चांसेस लेनी चाहिए किस्मत में जब तक जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो उनको कैसे ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होगा। वो इतना ज़्यादा डरने की बजाय उनको जो है वो चांसेस नए लेने चाहिए। सही। जेमिनी का बताएं, मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ कह रही थी आप? नहीं, मैं जेमिनी पे ही आ रही थी। हाँ। तो जेमिनी मुझे लगता है कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है और अगर उनके बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि उनको बच्चों की तरफ थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए कि उनके बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं और स्टडी वाइज हर चीज़ जो है। उनसा हमारे प्रोड्यूसर हैं शहाब, वो जेमिनी हैं और आपका ये सुनने के बाद उनके दिल में इस वक्त पटाखे फूट रहे हैं और बहुत खुश हैं और आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। एक्यूरियस के बारे में बताएं उनसा, अब ये भी हमारे शायद प्रोड्यूसर मुदस्सिर है, एक्यूरियस के बारे में बताइए। अच्छा, ओके।
एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ा सा मामला जो हैं वो लॉसेस की तरफ जा सकते हैं, तो उनको जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, या कोई बिजनेस अगर शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ना करें इस वक्त कुछ अरसे तक, एटलीस्ट 1 मंथ तक। मुदस्सिर मेरे पैसे वापस कर दो। मुदस्सिर का स्कॉर्पियो है ये सलमान का था। अच्छा जी, एक्वेरियस का हो गया, बिजनेस नहीं करना, 1 महीने तक रुक जाएं। आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस के बाद पाइसेस को थोड़ा सा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नमाज, दुआ, रिलीजन की तरफ उनको फोकस करना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी काम करने से पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो सही है, या बगैर सोचे समझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पाइसेस से दीन की दूरी मुश्किलात का बायस बनेगी। आगे बढ़ते हैं, के बाद आगे बढ़ते हैं। Who's next? पाइसेस, जी पाइसेस के बाद हम स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो जो है वो शादी की तरफ मामलात जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं स्कॉर्पियंस की, उनकी शादी हो सकती है। जिनका ब्रेकअप, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे, तो पैचअप होने के चांसेस हैं। स्कॉर्पियो, उसके बाद लिब्रा, हाँ सेजिटेरियस की भी बात कर लेते हैं। तो बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं सेजिटेरियस वालों के लिए, और कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नया बिजनेस, कोई नया पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ सकता है, तो उनके लिए भी शादी, इंगेजमेंट वगैरह के चांसेस हैं, नए रिलेशनशिप में आने के चांसेस हैं, कोई नई जॉब करने के चांसेस हैं। लिब्रा के लिए आते हैं, लिब्रा वाले जो हैं वो थोड़े कानों के कच्चे होते हैं, जल्दी। मैं नहीं हूँ लिब्रा वर्दा, क्यों देख रही है आप मेरी तरफ बार बार? जैसे ही आप किसी की बुराई करती है ना उनसा, ये मेरी तरफ देखना शुरू हो जाती है, तो आप मेरी बुराई कर रही हो। ये तो जुल्म है, ये तो गलत बात है, ये तो नाइंसाफी है। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं मिलता पाकिस्तान में। बैठ यार मेरा स्टार्ट थोड़ा मुश्किल है शाह साहब। आई एम अ कस्प 23 अगस्त। 23 अगस्त, 23 अगस्त, ओके। वर्गो और लियो की मिक्सचर चटनी हो सर मैं भी। अच्छा, विर्गो के बारे में बताएं। जी, लिब्रा की बात हो रही थी। मैंने कहा लिब्रा जो है कच्चे होते हैं और जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो सोच समझ के फैसले करें, लोगों की राय या लोगों की बातों की वजह से फैसले ना करें। अगर हम बात करें तो इस वक्त वर्गो का टाइम पीरियड बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आते हुए नजर आ रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है मेरे पास, तो मैजिशियन इस वक्त जो है वो कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, और जो है वो थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो सकते हैं चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस को लेके, काम को लेकर डबल माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वर्गो की एनर्जी बड़ी जबरदस्त मिलती है। साबरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहते हैं शाह साहब आपसे। साबरी, 17 मई के बारे में मुझे बता दीजिए आप कि कौन सा स्टार बनेगा। 17 मई टॉरस बन गया आपका। टॉरस बनेगा। टॉरस के सितारे गर्दिश में हैं क्या आजकल? वालों का थोड़े बहुत गर्दिश में ये ज़रूर है कि उनको अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। चोरी होने का खदशा है घर में या ऑफिस में, और दूसरा ये है कि इस वक्त जो है फाइनेंशियली बड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। टॉरस वाले इस वक्त अगर कोई कारोबार, तो उनके लिए बहुत सक्सेस नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, पैसा नज़र आ रहा है। तो अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो इंशाल्लाह रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है टॉरस वालों के लिए, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। इस वक्त जो है वो एक रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है टॉरस वालों के लिए। वाह, चलें जी, थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया बताया तमाम स्टारों के बारे में। आई होप सबने अपने अपने ज़ोडिएक साइन सुन लिए होंगे। साबिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बता दिया इन्होंने, आपके पैसे बहुत आने वाले हैं, अपने पैसे संभाल के रखिएगा। सोना डॉलर जो तिजोरी में है उसको डबल तिजोरी कर लें, एक तिजोरी को दूसरी तिजोरी में डाल दें। कीमती चीजों की भी हिफाजत कीजिएगा, चोरी होने का खतरा है। अल्लाह रहम करे। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए। थैंक यू उनसा शाह, आपने भी हमारे शो को ज्वाइन किया। ब्रेक लेनी है? बिल्कुल ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त हो चुका है, और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। और तलहा, आप मिक्सचर हैं विर्गो और लियो का। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब बात होगी पानी की। हम जानते हैं पानी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरी जंग अजीम पानी पे होनी है। मुल्क में इस वक्त पानी की किल्लत है। साफ पानी की फरहमी आम आदमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। वर्दा आपको बताएंगे किस तरह साफ पानी हर आदमी के लिए आसानी से मुयस्सर हो सकता है। बिल्कुल, हम आपको मिलवाएंगे आज वाटर के डॉक्टर से, यानी कि वाटर का डॉक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लम्स और UAT लाहौर के जो मैं कहूँगी नौजवान थे, उन्होंने बनाया, वहाँ के पास आउट्स थे, और उन्होंने कितनी अच्छी तख्लीक बनाई है कि आप कहीं भी गंदा पानी हो आप उसको मिनटों में साफ़ कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, वो पीने के लायक हो जाता है। और साथ ये बताती चलूँ कि अभी हमने देखा था डेरा बुगटी में जिस तरह हैज़र की एक लहर आई थी वहाँ पर, क्योंकि साफ़ पानी अवेलेबल नहीं था, वहाँ भी इन्होंने ये वाटर का डॉक्टर लेके गए, दिया और वहाँ पर लोगों को साफ़ पानी मुहैया किया। तो बाकी मुलाकात करवाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दाल और नौफल खान साहब, जो इसके मैं कहूँगी क्रिएटर है। बिल्कुल सही है। वेलकम टू द शो दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब जल्दी से बताइए काम कैसे करता है। जी बिल्कुल, देखें ये जो फिल्टर है ये हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है। अब हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन होती ये है कि ये धागे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं, जिनको हम एक बंडल में टाई करके लगा देते हैं इस फिल्टर में। तो धागे होते हैं, इनके सरफेस पे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और उन होल्स का साइज़ हम इस तरह सेट करते हैं कि इसके अंदर से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, लेकिन कोई भी बैक्टीरिया या हार्मफुल कॉजिंग कोई भी इस तरह का सारी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इसके अंदर रुक जाती है, मिट्टी हो कुछ हो, और सिर्फ आपको पीने का साफ पानी इसके अंदर से मिलता है। तो यानी कि अभी आप हमें करके दिखाएं, कि मैं देख रही हूँ कि इस तरह की ड्रम रखा है, तो हमें करके भी दिखाइए साथ साथ कि गंदा पानी किस हद तक हो और अब ये साफ पीने का पानी बन सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल पीने का पानी बन सकता है। ये देख सकते हैं कि ये मिट्टी हमने आपके जो आज स्टाफ है बोला था, जितनी गंदी मिट्टी जहाँ मर्जी से ले आए हम उसको साफ करके दिखाएंगे। वाओ, चैलेंज। तो ये मिट्टी ये इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। सही। और इसको मिक्स करते करते आप देखेंगे ये बिल्कुल एक गंदा पानी बन जाएगा, जिस मिट्टी के अंदर फीकल कोलिफॉर्म सारे तरह का बैक्टीरिया है जो आपको बिल्कुल पत्थर भी हैं छोटे-छोटे से इसके अंदर, वो भी बैक्टीरिया और डिफरेंट किस्म की कंटामिनेशन भी इसमें होगी। सही। और ये सिर्फ बस आप ये अच्छा कहीं भी आप ये लगा लें, अपने टैप में लगा लें, ये आम घरों में अगर हम यूज़ करें तो नलके में आप लगा लें, बिल्कुल अपने नलके में लगा लें। और अगर आपके घर में मीठा पानी आता है तो ये आपके पानी को बिल्कुल मिनरल वाटर जैसा बना देगा। अच्छा। और अगर खारा आता है हल्का सा, खारा अगर आता है तो ये खारे पानी का TDS चेंज नहीं करता, जो उसके अंदर नमकियात है उनको रिमूव नहीं करता। अब जैसे कि आपको पता है कि लोग नॉर्मली आजकल RO का पानी पीते हैं, अब RO वाले करते ये हैं कि पानी के अंदर से सारी नमकियात को ख़त्म कर देते हैं। आप ही के टैप का पानी आपके इलाके वाला जो RO वाला है उसी को सारी नमकियात निकाल के आप ही को बेच रहा होता है, और आप खुशी खुशी उसको पैसे भी दे रहे हो। ये दिखाएं कितना गंदा पानी है और ये बिल्कुल साफ निकल रहा है। बिल्कुल। प्राइसिंग बताइए इसकी, ये कितना पानी एक फिल्टर आपका क्लीन कर सकता है, ये भी बताइए। ये फिल्टर 5000 रुपए का है, और जहाँ आजकल की महंगाई के दौर में अभी आपको पता है कि जो बॉटल वाटर है उसकी प्राइस भी महंगी होने वाली है, जो घर पे RO आता है उसकी प्राइस भी महंगी होने वाली है। हमने इसकी प्राइस महंगी नहीं की है। और ये 5000 का जो ये फिल्टर है ये 10,000 लीटर तक पानी को साफ कर सकता है। 10,000 लीटर तक पानी साफ कर सकता है। और अगर एक फैमिली लगाए तो कितने अरसे तक चलेगा ये? एक छोटी फैमिली के लिए 2 साल तक चल सकता है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली 2 साल पानी का खर्चा पर डे, अगर आप सस्ते से सस्ता RO भी ढूंढ ले, सस्ते से सस्ता पानी भी आपको 50 रुपए का कैन मिलता है, और वो 50 रुपए अगर आपका डेली पानी का खर्चा है, इसका मतलब ये है कि साल का 18,000 रुपए, एक साल का 18,000 रुपए का खर्चा है। और जिसके लिए आपको लाइनों में भी लगना है और आपको फिर वेट भी करना है कॉल करके पानी आया कि नहीं आया, और वो भी कभी साफ होता है। अक्सर RO प्लांट्स का भी कंप्लेंट्स आती हैं कि पानी में अक्सर कुछ ना कुछ कोई मसला हो जाता है, पानी साफ नहीं होता। बिल्कुल क्लियर। तो ये तो आपके हाथ में। अच्छा, ये गंदा हो जाए, खराब हो जाए तो साफ कैसे करते हैं इसको? देखें, ये अपने अंदर जो है सारी गंदगी को रोक लेता है, और होता ये है कि इसका फ्लो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, क्योंकि इसकी जो जालियां मैंने आपको बताई थी वो चोक हो जाती हैं। फिर हम इसके साथ एक ये सिरिंज देते हैं जिसके अंदर आप इसी का साफ पानी भरें, और इसको इस साइड से जो इसका आउटलेट है वहाँ से इसको बैक वॉश करें, और सारी गंदगी इसके अंदर से निकल जाती है, और ये गुड एज न्यू हो जाता है। सही। आपने बताया कि ये 2 साल तक काम करता है एक फैमिली के लिए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अब इसको हमें चेंज कर लेना चाहिए अगर फैमिली बड़ी है तो? इस फिल्टर की खास बात यह है कि ये फिल्टर कभी भी आपको गंदा पानी नहीं देगा। जब इसकी लाइफ खत्म होने लगेगी तो खुद ही चोक हो जाएगा और ये अपना फ्लो खत्म कर देगा। सर्टिफिकेशन? जी बिल्कुल, हमारे पास पाकिस्तान में PCSIR, SGS और PCRWR की सर्टिफिकेशन मौजूद हैं, और इसकी टेक्नोलॉजी को हमने 82 मुल्कों में पेटेंट कराया हुआ है, जिसके अंदर से US, UK और EU का पेटेंट हमें ग्रांट भी हो चुका है। ओह अच्छा। पेटेंट कराने का मतलब है आपको डर था कि आपका आइडिया को चोरी ना कर ले? बस ये डर तो रहता ही है, अच्छी चीज़ बनाएंगे तो कॉपी कैट्स तो आते हैं। इस वक्त हम किस तरह ये फिल्टर हासिल कर सकते हैं? ये आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, आप फेसबुक पेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से बता दें वेबसाइट क्या है आपकी? pakvitae.org।
ओके अच्छा, ये मैंने देखा नॉर्मली हम फिल्टर्स देखते हैं तो बड़े बड़े 3 4 ब्लू वाइट्स में फिल्टर्स होते हैं, ये बहुत यूनिक डिज़ाइन है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, इजी है, तो ये किस तरह डिज़ाइन किया, क्या सोच के किस तरह से बनाया? देखें, वो जो फिल्टर्स होते हैं वो कभी भी पानी से 100% बैक्टीरिया नहीं रिमूव कर सकते, वो 3 स्टेज जो फिल्टर्स होते हैं। ये एक छोटा सा आप समझ लें कि इसका एक धागा एक 3 स्टेज फिल्टर है और इसके अंदर हमने हज़ारों की तादाद में वो धागे लगाए हैं। इसको मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि अगर हम देखें वहाँ पे तो जिस तरह से इसने पाइप आपने हैंग किया हुआ है उसको, तो ये पानी के नलके के साथ भी ऐसे ही लगा रहेगा, तो अगर कोई फिक्सिंग की कोई गुंजाइश है? आपका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टैप के साथ लगा होगा और ये हमने यहाँ पे एक डुअल लॉक दिया हुआ है जो इसके साथ यूँ अटैच हो जाएगा और ये फिल्टर आपके नलके के साथ ऐसे लगे रहेगा। ठीक है। और ये फिल्टर कितना, एक फिल्टर कितने लीटर पानी, कितने गैलन पानी फिल्टर ये 10,000 लीटर तक साफ कर सकता है। 10,000 लीटर? इतनी सी साइज का? बिल्कुल। और आपको पता है आजकल में पाकिस्तान में पानी का इतना मसला है, और हम रिसेंटली अभी डेरा बुक्टी भी गए थे, तो मैं चाहूँगा नोफल थोड़ी सी उसकी स्टोरी बताइए। प्लीज नोफल बताइए डेरा बुक्टी में क्या हुआ। पिछले कई सालों से डेरा बुक्टी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो पानी के रिजर्व्स थे उठ के जहाँ से नॉर्मली लोग पानी पिया करते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ। अब जो रिजर्व्स बचे हैं वो इंतहाई गंदे पानी के हैं, जिसको लोगों ने पीना स्टार्ट किया जब पानी की किल्लत हुई, तो उसकी वजह से वहाँ पे हैज़ा कॉलरा का आउटब्रेक हो गया डेरा बुक्टी के गांव में पीरको में। हम लोगों को पता चला, कुछ लोगों ने हमें डोनेशंस दी कि आप वहाँ जाके फ़िल्टर्स दें अपने। हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, क्या चल रहा होगा। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि सिर्फ डेरा बुक्टी का वो गाँव नहीं, सुई में भी, डेरा बुक्टी शहर पे भी, और जिस दिन हम पहुंचे और DHO से मिले वहाँ पर, उन्होंने बताया कि एक और गांव है जहाँ पे आउटब्रेक स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर निकल रही है। जिस दिन हम पहुंचे थे 27 डेथ्स थी और सैकड़ों लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके थे सिर्फ कॉलरा की वजह से, और इसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पर साफ़ पानी नहीं था। ठीक। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके लोगों को अपने फ़िल्टर्स दिए, उनको बताया कि कैसे यूज़ करने, कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए वहाँ पे डिफरेंट एरियाज से, जिसके बाद हमें पता चला कि जो वो लोग पानी पी रहे थे उस वक्त वो किसी सूरत भी पीने के काबिल नहीं था, किसी सूरत भी नहीं। जो भी सैंपल हमने कलेक्ट किया था वो विजिबली टर्बिड था, गदला था, उसमें चीज़ें तैरती हुई नज़र आ रही थी। तो जो नहीं नज़र आ रही वो तो बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर, जैसे जरासीम। आपके फिल्टर ने क्या इम्पैक्ट किया उस एरिया पे, उस रीजन? बिल्कुल, जब हम वहाँ पे पहुँचे, अपने आंखों से देखा जो वहाँ पे चल रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग डोनेशन ड्राइव और ये फिल्टर्स जो हैं 10,000 फैमिलीज तक डेरा बुक्टी के अंदर पहुंचाएंगे और डेरा बुक्टी में से कॉलरा को ख़त्म कर देंगे। कॉलरा फ्री डेरा बुक्टी हम लोग करेंगे। उसके लिए हमने कुछ रिसर्चर्स भी अपने साथ अपनी टीम में लाए हैं हम लोग, जो हमारी हेल्प करेंगे कि कैसे हम ये फ़िल्टर उन लोगों तक पहुँचाएँ, कैसे अपना इम्पैक्ट बढ़ाएं। डेरा बुक्टी हमारे लिए एक टेस्ट केस होगा। जैसे हम वहाँ पे कॉलरा को ख़त्म करेंगे फिर हम उसको एक्सपेंड करेंगे पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि कॉलरा इस वक्त वन ऑफ द मेजर वाटर बोर्न डिजीज़ है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और आई थिंक 27,000 डेथ्स होती हैं। जी बिल्कुल, हर साल 27,000 बच्चा पाकिस्तान में सिर्फ डायरिया से मरता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, इंडिया में भी आपने काफ़ी डोनेशंस की हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में 2018 में फ्लडिंग हुई थी, जिसके बाद एक NGO ने, हम लोग उस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, हमें कांटेक्ट किया कि हमें इस तरह के फ़िल्टर्स चाहिए जो पोर्टेबल हों और कनेक्ट हो सके, जिस तरह ये एक कैन के साथ लगा हुआ है। तो हमने उनको ये फ़िल्टर्स दिए थे। फ्लडिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी पानी का सोर्स आपका था वो सारा कंटेमिनेट हो चुका है फ्लड वाटर की वजह से। पानी आप वो पी नहीं सकते, वो बहुत गंदा पानी होता है, और पानी आपके पास अवेलेबल बहुत है जो भी फ्लडिंग हुई है। तो ये फ़िल्टर वहाँ पे सबसे बेहतरीन रहता है, क्योंकि लोग किसी भी कैन में, किसी भी बर्तन में वो पानी भर के इस फिल्टर को लगा लेते हैं और साफ पानी पी सकते हैं। और पानी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्लडिंग्स में, क्योंकि पानी के बगैर इंसान 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, खाने के बगैर 1 महीना रह सकता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स जिस वक्त देख रहे होंगे वो आपकी इस डिवाइस से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा फ़िल्टर ईजाद किया जो लो कॉस्ट है, ईजी टू मैनूवर, पोर्टेबल, स्मॉल साइज और इतना पानी फिल्टर करता है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, हमेशा मैं कहता हूँ कदर नहीं, और ये है वो टैलेंटेड पाकिस्तानी जिन्होंने बेहतरीन फिल्टर ईजाद किया। और पानी एक खजाना है जिसे हमें बचाना है। वरना बिल्कुल, पानी एक नेमत है। और अब कुछ चलते हैं बोलबस की तरफ। तलहा, बोलबस की कोई वीडियोस हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाली हैं। हाँ, चलें जी, दिखाएं जी दिखाते हैं। क्या हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अपने व्यूअर्स के लिए वीडियोस निकाली हैं, आज बड़ी वायरल हो रही हैं। सरफराज को उनके अपने बच्चे ने बोल्ड कर दिया। वीडियो बड़ी वायरल हुई भी है। वीडियो की वायरल होने के बाद जो है लग ये रहा है कि अब इनके बेटे को टीम में ले लिया जाएगा, उनको बाद में लिया जाएगा। और अगली वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद शख्स की मगरमच्छ को फ्राई पैन से मारने की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। आपको दिखाते हैं, हम खुद भी देखते हैं। और ये देखें, ओ माय गॉड, ये देखें। ओके, पैन, ये तो मुझे लगा रैपुंज़ल से इंस्पायर्ड है ये शख्स।
कि आपको याद है रपुंज़ल के कार्टून्स में ऐसा होता था अक्सर मूवी में कि वो जब भी डरती थी तो फ्राइंग पैन हाथ में उठा लेती थी, और यहाँ भी ऐसे कुछ हुआ है कि मगरमच्छ को फ्राइंग पैन के जरिए मार के भगाया और मगरमच्छ डर के भाग भी गया। ये देखें, इसलिए कहते हैं कि जी आपको डरना नहीं चाहिए। मगरमच्छ को मालूम है आजकल टेफ्लॉन कोटिंग से ना कैंसर बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए वो फौरन से भाग गया। अगली वीडियो देखिए, कोई भालू है यहाँ पे। हाँ जी, कोई भालू है यहाँ पे। रीछ एक ऐसा जानवर जिससे अमूमन लोग दूर ही रहते हैं, मगर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है और ये देखें इस रीछ ने आके हाई फाइव किया है। वो सलाम दुआ हुई है, ताली मारी है, हाई फाइव हुआ है, डाउन लो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स एनिमल्स आर वेरी फ्रेंडली। दुनिया भर में बड़े डोमेस्टिकेटेड हो जाते हैं जानवर आबादी के साथ रह रहकर। और अब प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो भी जो है ना हाई फाइव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शो का वक्त तमाम हुआ है और जल्दी से शो खत्म करें ताकि वो भी जो है ना दूसरे कामों में लग सकें और रिलैक्स करें। बहुत थक गए हैं 2 घंटे का शो करा के। चलिए जी, आपसे इजाजत लेते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे। देखते रहिए दुनिया बोले। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।